दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर दोस्तों शिक्षण विधियों की जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज उसके भाग 3 में हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो रीड का जो सिलेबस है उसके अंदर हमारी जो टीचिंग मेथड के प्रश्न है वो 50 नंबरों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम इस जो भाग है, ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है, इसमें हम जो शिक्षण विधियों में हमारे जो कॉमन टॉपिक है उससे संबंधित जो हम प्रश्न कर रहे थे उसके आज भाग 3 में आज हम इसके अंदर 20 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और ये रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप ये कतई नहीं सोचें कि हम तो लेवल 1 से हैं या लेवल 2 से हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं आज का। सक्रिय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है छात्रों को अनुशासन सिखाना। ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों में ज्ञान का विकास करना। ऑप्शन 3 दे रखा है छात्रों को ज्ञान के साथ साथ कौशल प्रदान करना। ऑप्शन 4 दे रखा है छात्रों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रखना। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सक्रिय शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों को अनुशासन सिखाना हो सकता है, छात्रों को ज्ञान का विकास करना भी हो सकता है, छात्रों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रखना। ये ऑप्शन तो वैसे भी नेगेटिव में जा रहा है, तो ये तो गलत हो ही गया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा छात्रों को ज्ञान के साथ साथ कौशल भी प्रदान करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, उसमें जो क्लास 6 है उसी से ही कौशल वाली जो शिक्षा है यानी व्यवसायिक शिक्षा है उसको शुरू कर दी गई है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सक्रिय शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों को ज्ञान के साथ साथ कौशल प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा शिक्षण का सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यवहारवाद। ऑप्शन 2 दे रखा है रचनावाद। ऑप्शन 3 दे रखा है मानवतावाद। ऑप्शन 4 दे रखा है रूपांतरणवाद। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सा शिक्षण सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है? तो वो जो शिक्षण सिद्धांत है वो है रचनावाद। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। रचनावाद सिद्धांत या सृजनात्मकता सिद्धांत है, रचनावाद या सृजनात्मकता सिद्धांत, सृजनात्मकता सिद्धांत ये किसका समर्थन करता है? बाल केंद्रित शिक्षा का, बाल केंद्रित शिक्षा का। और जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो भी किसका करता है? शिक्षा मनोविज्ञान में ही है ये सारी चीजें। तो शिक्षा मनोविज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा का ही समर्थन करता है। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, बाल विकास की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। ऑप्शन 1 दे रखा है बच्चे की सोचने और समझने की क्षमता। ऑप्शन 2 दे रखा है शारीरिक वृद्धि। ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक संबंध। ऑप्शन 3 दे रखा है भावनात्मक विकास। ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बाल विकास की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता का विकास करना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। और संज्ञानात्मक विकास पर जो सबसे पहले काम किया था वो किया था जीन पियाजे ने। किसने किया था? जीन पियाजे ने। और उनकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा भी है कि बालक क्या है? बालक नन्हे वैज्ञानिक है और अपने ये ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बालक क्या है? बालक नन्हे वैज्ञानिक है, बालक नन्हे वैज्ञानिक है और ज्ञान का निर्माण ये स्वयं करते हैं, ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये परिभाषा इनकी इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता का अर्थ है संज्ञानात्मक विकास। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है, प्रेरणा के कौन कौन से प्रकार होते हैं? ऑप्शन 2 दे रखा है आंतरिक और बाहरी प्रकार। ऑप्शन 2 दे रखा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ऑप्शन 4 दे रखा है व्यक्तिगत और सामूहिक। ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रेरणा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, यानी मोटिवेशन, एक तो होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल, यानी कि एक तो होती है आंतरिक प्रेरणा और एक होती है बाहरी प्रेरणा। साइकोलॉजी में जो अभी प्रेरणा वाला टॉपिक है उसके अंदर हम इसको जो है विस्तार से पढ़ेंगे भी, जब हम उसमें भी साइकोलॉजी के लिए भी हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज चला रखी है आप उसको जरूर देखें। उसके अंदर हम जब मोटिवेशन आएगा तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा क्या होती है। अभी तो आप ये जान लीजिए कि प्रेरणा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आंतरिक और बाहरी 2 प्रकार की प्रेरणा होती है। एक बार मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आंतरिक प्रेरणा का मतलब क्या है और बाहरी प्रेरणा का मतलब क्या है। जैसे कोई बच्चा है कक्षा 3 में पढ़ता है और वो चाहता है कि मैं सबसे पहला स्थान आऊँ, कक्षा में क्या हूँ, सबसे पहला स्थान आऊँ। तो ये तो हो गई उसकी आंतरिक प्रेरणा, क्योंकि वो खुद अंदर से चाहता है कि वो पहला स्थान आए। दूसरा ये कि उसके पिताजी उसको आके बोले कि बेटा तुझे कक्षा 4 में या कक्षा 3 में पहला स्थान आना है और मैं तुझे साइकिल दिला दूंगा। क्या दिला दूंगा? साइकिल। तो साइकिल उसके लिए क्या बन गई? बाहरी प्रेरणा मिल गई, बाहरी अभिप्रेरणा रह गई, बाहरी अभिप्रेरणा। लेकिन जो सफलता है, सक्सेस के लिए हमें क्या चाहिए? आंतरिक प्रेरणा होना आवश्यक है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? यानी रचनावाद जो है कंस्ट्रक्टिविज्म
रचनावाद के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? केवल व्याख्यान देना। ऑप्शन 2 दे रखा है विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करना। ऑप्शन 3 दे रखा है सख्त अनुशासन लागू करना। ऑप्शन 4 दे रखा है पाठ याद करना। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करना। विद्यार्थियों को किसमें सहायता करना? सीखने में सहायता करना। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी को सब कुछ ही शिक्षक के द्वारा बता दिया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। केवल उनको सीखने में सहायता की जानी चाहिए। उनको कोई भी एक समस्या दे दी जाए और समस्या देने के बाद में वो जब उस तरीकों पर खोज कर रहे हो या समस्या समाधान करने का प्रयास कर रहे हो तो केवल उनकी सहायता करनी चाहिए। केवल व्याख्यान देना नहीं हो सकता। सख्त अनुशासन लागू करना, ये सब चीजें तो नेगेटिव में, तो नेगेटिव वाली चीजें तो साइकोलॉजी में आंसर रहती नहीं है। पाठ याद कराना, ये सब पिछले जो पहले के जो मेथड है उन पर आधारित है। और अब जो वर्तमान में जो चल रहा है वो है रचनावाद, विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 है विकास के किस सिद्धांत को जीन पियाजे ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1 दे रखा है सामाजिक विकास। ऑप्शन 2 दे रखा है संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन 3 दे रखा है नैतिक विकास। ऑप्शन 4 दे रखा है भाषा विकास। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विकास के किस सिद्धांत को जीन पियाजे ने प्रस्तुत किया है? तो विकास के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया है। और इनमें इन्होंने बताई है अवस्था, इसमें 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। इसके अंदर 4 अवस्थाएं बताइए। एक है सेंसरी मोटर अवस्था। एक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल दूसरी। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट वाली मूर्त संक्रियात्मक। एक बताइए फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार से 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। और सबसे पहले जो बालक के मनो संज्ञानात्मक विकास पर कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिक है जीन पियाजे, जिन्होंने सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7 है सीखने में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है छात्रों की सजा। ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना। ऑप्शन 3 दे रखा है छात्रों की प्रगति का आकलन करना। ऑप्शन 4 दे रखा है छात्रों का वर्गीकरण करना। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो छात्रों की त्रुटियों के कारणों का पता लगाना तो उसमें किया जाता है निदान परीक्षण में। निदान के बाद निदान से पहले होता है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के बाद में निदान परीक्षण होता है और निदान परीक्षण के बाद में फिर होता है उपचारात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। पहले हम उपलब्धि परीक्षण करेंगे। उपलब्धि परीक्षण में अगर उसके कम नंबर आते हैं तो फिर हम निदान परीक्षण करेंगे और निदान परीक्षण के बाद में क्या करेंगे? हम उपचारात्मक शिक्षण करवाएंगे उसको, बालक को। और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की प्रगति का आकलन करना। छात्रों को सजा देना नहीं है, छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना नहीं है, छात्रों का वर्गीकरण करना तो कतई नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, छात्र की प्रगति का आकलन करना, सही आंसर रहेगा सी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है ब्लूम का वर्गीकरण किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षण विधियों के लिए। ऑप्शन 2 दे रखा है शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए। ऑप्शन 3 दे रखा है पाठ्यक्रम डिजाइन के लिए। ऑप्शन 4 दे रखा है शिक्षण सामग्री के लिए। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्लूम का जो वर्गीकरण है किसके लिए प्रसिद्ध है? शिक्षण उद्देश्यों के लिए वर्गीकरण दिया था इन्होंने। इसमें दिया था इन्होंने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये इनका जो है ब्लूम का वर्गीकरण है। इनके अंदर भी कुछ 6 या 5 पॉइंट है, उनको मैं जब इसका ब्लूम का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे और भी जब और प्रश्न आएगा तो हम उस विस्तार से उसमें बताऊंगा मैं आपको। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या रहेगा? शिक्षण उद्देश्यों के लिए वर्गीकरण के लिए इन्होंने किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 है किस शिक्षण विधि में छात्रों को प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्याख्यान विधि। ऑप्शन 2 दे रखा है प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन 3 दे रखा है प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन 4 दे रखा है समूह चर्चा। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्याख्यान विधि आपको पता ही है, शिक्षक सामने खड़ा हो जाता है बुक लेकर या वो अपने जो मुखार बिंदु है उससे जो भी भाषण देता है वो आता है व्याख्यान विधि के अंदर। प्रोजेक्ट विधि होती है, प्रोजेक्ट विधि में बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है या उसे कुछ समय दिया जाता है, भाई इस समय में आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करके लाना है। प्रश्नोत्तर विधि आप जानते हो, प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है? अध्यापक खड़ा होता है और सामने बच्चों से प्रश्न पूछता है, ये होती है प्रश्नोत्तर विधि। लेकिन समूह चर्चा में छात्रों को प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 है बालक के सामाजिक विकास में कौन सा कारक प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है परिवार। ऑप्शन 2 दे रखा है विद्यालय। ऑप्शन 3 दे रखा है मित्र समूह। ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बालक के सामाजिक विकास में परिवार होता है, विद्यालय होता है, मित्र समूह होते हैं, सारे इसके अंदर भूमिका निभाते हैं। और बालक का जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत वो दिया है एरिक इरिक्सन ने, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तो इसी प्रकार से जो टीचिंग मेथड है वो साइकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं। विकास सिद्धांत किसने दिया है? एरिक इरिक्सन ने। इन्होंने 8 अवस्थाएं इसके अंदर बताई है एरिक्सन ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 है
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है छात्रों में रटने की आदत डालना, ऑप्शन 2 दे रखा है समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना, ऑप्शन 3 दे रखा है रोजगार उपलब्ध कराना, ऑप्शन 4 दे रखा है केवल परीक्षा पास कराना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो केवल वाले तो साइकोलॉजी में आंसर सही होते ही नहीं है, तो सही एक तो ये गलत हो गया। रोजगार उपलब्ध कराना सही हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन है इसके अंदर, छात्रों में रटने की आदत डालना, तो ये बात भी गलत है। रोजगार उपलब्ध कराना और समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना हो सकता है, इनमें आप दोनों कंफ्यूज हो, लेकिन ज्यादा सही आंसर ये है कि समाज के लिए अच्छे नागरिक बनाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12 है, समूह चर्चा शिक्षण की किस विधि का उदाहरण है? ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्र केंद्रित, ऑप्शन 3 दे रखा है अनुदेशनात्मक, ऑप्शन 4 दे रखा है विश्लेषणात्मक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो समूह चर्चा जो हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, इसमें क्या होता है, बालक को स्वयं को प्रश्न करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये है छात्र केंद्रित विधि है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बाल मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है निरंतरता, ऑप्शन 2 दे रखा है चरणबद्धता, ऑप्शन 4 दे रखा है समान गति, ऑप्शन 4 दे रखा है व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सी बाल मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा समान गति। क्या रहेगा? समान गति। बाल मनोविज्ञान निरंतरता होती है। चरणबद्धता का मतलब होता है, मतलब कि जैसे कि बालक का जो विकास होता है वो क्या होता है, चरणबद्ध का मतलब है एक चरण से दूसरे चरण में होगा, एक चरण से दूसरे चरण में होगा, एक निश्चित क्रम में होगा, एक निश्चित क्रम में होगा। मैंने उसमें पढ़ाया था आपको, जब जीन प्याजे का हमने विकास के सिद्धांत हमने पढ़े थे, तब भी मैंने आपको बताया था, जैसे एक बालक पहले उठना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है, तो ये होती है चरणबद्धता। ऐसा नहीं कि कोई बालक बिना उठे ही दौड़ना सीख जाएगा, तो ये तो चरणबद्धता होती है। समान गति इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि प्रत्येक बालक में क्या होती है, अलग अलग गति होती है, व्यक्तिगत भिन्नता इनमें पाई जाती है। तो अपन से पूछा गया है बाल मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है, तो निरंतरता है, चरणबद्धता है, व्यक्तिगत भिन्नता है, लेकिन समान गति इसकी विशेषता नहीं है। सी आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 है, मूल्यांकन का कौन सा प्रकार छात्रों की प्रगति को लगातार जांचने में मदद करता है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रारंभिक मूल्यांकन, ऑप्शन 2 दे रखा है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन 3 दे रखा है आंतरिक मूल्यांकन, ऑप्शन 4 दे रखा है भारी मूल्यांकन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मूल्यांकन का कौन सा प्रकार छात्रों की प्रगति को लगातार जांचने में मदद करता है? तो वो होता है सतत मूल्यांकन। कौन सा होता है? सतत मूल्यांकन। और ये निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। हम पढ़ेंगे CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसको बोलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रेसिव एवल्यूशन, हाँ व्यापक मूल्यांकन ये होता है। और इसमें बालक का 360 डिग्री कोण पर, इसका मतलब 360 डिग्री मतलब बालक का संपूर्ण यानी सर्वांगीण मूल्यांकन किया जाता है इसके अंदर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंदर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 है, प्रेरणा का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है सजा देना, ऑप्शन 2 दे रखा है पुरस्कार देना, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रोत्साहन देना, ऑप्शन 4 दे रखा है तुलना करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रेरणा का सबसे अच्छा तरीका सजा देना है, पुरस्कार देना है, प्रोत्साहन देना है, तुलना करना है। हो सकता है आपको पुरस्कार देना और प्रोत्साहन देना दोनों सही लग रहे हो, लेकिन इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी। क्या रहेगा? सी। और क्यों रहेगा? क्योंकि पुरस्कार देना एक तरीके से उसको मतलब भारी मोटिवेशन, उसका बाहरी अभिप्रेरणा है, बाहरी अभिप्रेरणा। लेकिन हमको जो हमारे काम करने हैं वो किससे करने हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा के आधार पर हमारे काम होने चाहिए, आंतरिक अभिप्रेरणा। और पुरस्कार देना, सजा देना, ये सब क्या है? भारी अभिप्रेरणाएं हैं। ये तुलना करना, ये सब भारी अभिप्रेरणा है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16 है, शिक्षा मनोविज्ञान में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है छात्रों को डांटना, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों का अच्छा प्रदर्शन करने पर पुरस्कृत करना, ऑप्शन 3 दे रखा है छात्रों पर दबाव बनाना, ऑप्शन 4 दे रखा है छात्रों को दंड करना। तो इसमें तो सिंपल सा आंसर निकल के आ रहा है, छात्रों को डांटना नेगेटिव है, छात्रों पर दबाव बनाना नेगेटिव, छात्रों को दंड देना ये भी नेगेटिव। तो छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने पर उन्हें पुरस्कृत करना, ये क्या है? बी। इसका सही आंसर रहेगा सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का। सही आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है मूल्यांकन, शिक्षण और योजना, यानी पहले मूल्यांकन होगा फिर शिक्षण होगा फिर योजना होगी। ऑप्शन 2 दे रखा है पहले योजना बनेगी फिर शिक्षण होगा फिर मूल्यांकन होगा। ऑप्शन 3 दे रखा है शिक्षण होगा फिर मूल्यांकन होगा फिर योजना बनेगी। ऑप्शन 4 दे रखा है योजना बनेगी फिर मूल्यांकन होगा फिर शिक्षण होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, सबसे पहले किसी भी कार्य करने से पहले उसकी योजनाएं बनाई जाती है, योजना बनाने के बाद में उसका उद्देश्य निर्धारण होगा, उद्देश्य निर्धारण के बाद में प्रस्तावना होगा, प्रस्तावना के बाद में शिक्षण होगा, और शिक्षण के बाद में सबसे लास्ट में क्या होगा? शिक्षण के बाद में क्या होगा? सबसे बाद में मूल्यांकन होगा। तो इसमें 2 चरण तो गायब है बीच में से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा योजना, शिक्षण और मूल्यांकन। सही आंसर रहेगा इसका बी। सही आंसर क्या रहेगा? बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है हमारा,
किस प्रकार का अधिगम दीर्घकालिक होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है रटकर सीखा हुआ, ऑप्शन 2 दे रखा है अनुभव आधारित, ऑप्शन 3 दे रखा है परीक्षा आधारित, ऑप्शन 4 दे रखा है सजा आधारित, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस प्रकार का अधिगम दीर्घकालिक होता है? तो रटकर सीखा हुआ नहीं होता है, कुछ समय बाद हम इसको भूल जाते हैं। परीक्षा आधारित केवल परीक्षा पास करने के लिए जो अधिगम हम करते हैं वो भी हम कुछ समय बाद भूल जाते हैं। सजा आधारित उतना ही याद रहता है जितना हमको मतलब थोड़ी देर के लिए याद रहता है, मतलब जब तक हम उस पर्सन को बता नहीं देते सजा के डर के मारे, तब तक तो याद रहेगा, उसके बाद में हम उसको भूल जाएंगे। तो किस प्रकार का अधिगम हमें दीर्घकालिक तक रहता है? वो रहता है अनुभव आधारित। अनुभव आधारित मतलब जैसे हमने कोई कार्य करके सीखा, जैसे हमने लैब के अंदर जैसे ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है, तो ऑक्सीजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो हमें हमेशा याद रहेगी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे हम और भी काफ़ी सारे ऐसे अधिगम हैं जिनको हम करके सीखते हैं। जैसे हम कक्षा 6 में एक पाठ दे रखा है पेड़ पौधों के भागों के बारे में, तो हम अगर उसको बच्चे को अगर पेड़ पौधों को सामने से दिखाकर उसको बताएं कि ये जड़ें होती है, ये इसके पत्ते होते हैं, ये इसमें शिराविन्यास होता है, ये इसमें अपस्थानिक जड़ें होती हैं, मूसला जड़ें होती है, तो उसके आधार पर उसको क्या है अनुभव मिल जाएगा और वो जो उस ज्ञान को उसका मतलब जो अधिगम होगा वो दीर्घकालिक अवधि तक रहेगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, अच्छे शिक्षक की क्या पहचान है? ऑप्शन 1 दे रखा है वह छात्र जो छात्रों को, अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है वह जो छात्रों को डांटे, ऑप्शन 2 दे रखा है वह जो केवल पाठ पढ़ाए, ऑप्शन 3 दे रखा है वह जो छात्रों को प्रेरित करे, ऑप्शन डी दे रखा है वह जो परीक्षा में अच्छे अंक दिलाए। तो वह जो छात्रों को डांटे, तो डांटना का काम तो बंद ही हो गया है। वह जो केवल पाठ पढ़ाए, तो केवल वाले मैंने बताया आपको आंसर कम सही होते हैं। वह जो परीक्षा में अच्छे अंक दिलाए, तो ये भी एक नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वह जो छात्रों को प्रेरित करे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। तो ये दोस्तों इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी कि ऑप्शनों को कैसे हटाया जाए और कैसे सही आंसर का पता लगाया जाए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, मल्टीग्रेडेड शिक्षण का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है एक समय एक कक्षा पढ़ाना, ऑप्शन 2 दे रखा है विभिन्न कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना, ऑप्शन 3 दे रखा है केवल वरिष्ठ छात्रों को पढ़ाना, ऑप्शन 4 दे रखा है केवल विषय विशेषज्ञ द्वारा पढ़ाना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मल्टीग्रेडेड शिक्षण का अर्थ क्या है? ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा विभिन्न कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना। विभिन्न कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना यानी कंबाइंड जो शिक्षण होता है उसको बोलते हैं विभिन्न कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना, मल्टीग्रेडेड शिक्षण। सही आंसर हो जाएगा इसका बी। तो दोस्तों ये थे हमारे टीचिंग मेथड से संबंधित आज के 20 प्रश्न। हमने कोशिश की है कि जो भी कॉमन प्रश्न है उनको एक साथ रखा जाए, और यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके विथ एजुकेशन, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी जॉब संबंधी अपडेट आदि के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।